कमला बहुत ही चालाक नौकरानी थी। वो जिस घर में जाती उस घर की खुशियों में आग लगा देती थी। फिर कुछ दिनों के बाद कमला को सरिता नाम की एक औरत के घर में काम मिल जाता है। सरिता की दोनों बहुएं बहुत ही सीधी सादी थी। दोनों बहुओं में खूब आपसी प्रेम भी था। ये देखकर कमला को होती है बहुत जलन। पहला ऐसा घर देख रही हूँ जहाँ देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहती हैं। अरे जिस घर में लड़ाई झगड़ा ना हो वहाँ काम करने में मज़ा ही क्या। अब मुझे इन दोनों के बीच आग तो लगानी ही पड़ेगी। फिर एक दिन सरिता की छोटी बहू दिव्या कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी कमला झाड़ू लगाते हुए उसके कमरे में दाखिल होती है। क्या बात है दिव्या मेम साहब, आज तो आप बड़ी खूबसूरत लग रही हो। सच में आप किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। अब रहने भी दे, इतनी भी ज़्यादा तारीफ मत कर। अरे मैं तो हमेशा सच बोलती है, लेकिन इस घर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचते। कौन है जो मेरी बुराई करता है? अब क्या बताऊं, कल की ही बात ले लो। आपकी जेठानी पिंकी ने मुझे समोसे बनाने को कहा था। मैंने उनसे कहा कि थोड़े समोसे दिव्या मेम साहब को भी दे दीजिए, लेकिन उन्होंने तो आपकी बुराई की और कहा कि आप तो मोटी भैंस हो, समोसे खाकर और भी मोटी हो जाओगी। और उसके बाद ना वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। नहीं, दीदी मेरे बारे में ऐसा बोल ही नहीं सकती। मेम साहब आप ना बहुत भोली हो। भला किसी के मुंह पर कोई उसकी बुराई करता है क्या? बुराई तो पीठ पीछे ही की जाती है। आप ना थोड़ी चालाक बनिए, वरना पिंकी मेम साहब के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करके आपको घर से बाहर निकाल दी। उसके बाद कमला झाड़ू लगाते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। कमला की कही गई बात दिव्या के दिमाग में घूमने लगती है। फिर उस शाम कमला साफ सफाई के बहाने पिंकी के कमरे में पहुंच जाती है और दिव्या के खिलाफ उसके कान भरने लगती है। इस तरह कुछ ही दिनों में कमला उन दोनों देवरानी जेठानी के बीच में नफरत की दीवार खड़ी कर देती है। फिर एक दिन, पिंकी मेम साहब, अचानक मेरे घर पर ना मेहमान आ गए हैं। मेरे घर का राशन ख़त्म हो गया है। क्या मैं आपके घर से अनाज ले जा सकती हूँ? आप इस घर की बड़ी बहू हो ना, अब जो कहोगी इस घर में वही होगा, इसीलिए मैं आपसे परमिशन लेने आई हूँ। अपनी तारीफ सुनकर पिंकी हो जाती है खुश। हाँ, तूने सही कहा। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, यहाँ सिर्फ मेरी ही चलेगी। जा, तुझे जितना अनाज लेकर जाना है ले जा। ये सुनकर कमला बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दिव्या के कमरे में जाकर कहती है, मेम साहब आज ना मेरे घर पर बहुत सारे मेहमान आए। मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है। पहले तो मैं सोच रही थी पिंकी मेम साहब से साड़ी मांग लूँगी, लेकिन फिर मेरे को ख्याल आया कि इस घर में सबसे अक्लमंद और दयालु तो सिर्फ आप हो, इसीलिए मैं मदद मांगने आपके पास आई हूँ। दिव्या भी कमला की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसे अपनी 2 महंगी साड़ी दे देती है। उस दिन के बाद से कमला दोनों बहुओं को अपनी बातों के मीठे जाल में फंसाकर उनसे तरह तरह की चीज़ें लेने लगती है। फिर एक दिन पिंकी का पति राजीव घर के खर्चे का हिसाब कर रहा था। अरे ये क्या पिंकी, इस महीने राशन पर हमारे दुगने पैसे खर्च हो गए। आखिर इतना खाना कौन खा जाता है? पिंकी राजीव को कमला के बारे में नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि वो कमला की नज़रों में महान बनी रहना चाहती थी, इसलिए वो बात को घुमा देती है। उसी शाम दिव्या अपने पति राहुल से नई साड़ियाँ खरीदने के लिए कहती है। ये सब क्या है दिव्या? पिछले महीने ही तो तुमने ढेर सारी साड़ियाँ खरीदी थी। तुम्हारे पास तो अलमारी भर की साड़ियाँ थी। आखिर तुम्हारी सारी साड़ियाँ कहाँ चली गई? कमला ने दिव्या की भी बड़ाई करके उसे चने के जाड़ पर चढ़ा रखा था, इसलिए वो अपनी झूठी शान बरकरार रखने के लिए अपने पति राहुल से झूठ कह देती है कि उसकी साड़ियाँ चूहे कुतर गए थे, इसलिए वो सारी साड़ियाँ उसे फेंक देनी पड़ी। इस तरह कमला अपने शातिर दिमाग के जरिए दोनों बहुओं को बेवकूफ़ बनाकर खूब फ़ायदा उठा रही थी। फिर एक दिन सरिता एक कारपेंटर को घर पर बुलाती है। सरिता उसे पिंकी के कमरे में ले जाती है। देखो, सारा कमरा अच्छी तरह देख लो। मुझे यहाँ पर एक महाराजा बेड और उस कोने पर सुंदर सी अलमारी चाहिए, और हाँ, यहाँ एक अच्छा सा ड्रेसिंग टेबल भी बना देना। क्या बात है, ये बुढ़िया तो अपनी बड़ी बहू के ऊपर खूब खर्चा कर रही है। अभी इस बुढ़िया की मौज लेती हूँ।
उसके बाद कमला जल्दी से दिव्या के कमरे में पहुंच जाती है और उसे भड़काना शुरू कर देती है। अच्छा, तो ये बात है, आज मैं मम्मी जी को नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद दिव्या गुस्से में पिंकी के कमरे में पहुंच जाती है। ये सब क्या है मम्मी जी? आप दीदी के लिए इतना खर्चा कर रही हो? आखिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, आप मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती? अरे बहू, अचानक तुझे क्या हो गया? इस कमरे से निकलने के बाद मैं तेरे ही कमरे में आने वाली थी। अरे रहने दीजिए मम्मी जी, वो तो मैं यहाँ पर आ गई इसलिए आप बातें बना रही हो। अगर आप इतनी ही ईमानदार होती तो हम दोनों बहू को एक साथ बुलाकर हमारी पसंद पूछती, लेकिन आपको तो सिर्फ अपनी बड़ी बहू ही प्यारी है। ए दिव्या, तू बेवजह बखेड़ा खड़ा कर रही है। चल जा यहाँ से, बेकार में मेरा दिमाग खराब मत कर। तू होती कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाली? मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तो मम्मी जी की चमची है, इन्हें बहला फुसला कर अपना काम निकालती है। ये सुनकर पिंकी अपना आपा खो बैठती है और बगल में पड़ा डंडा उठा लेती है। अब बोल बोल, क्या बोल रही थी? अरे यह सब तुम दोनों क्या कर रही हो? भगवान के लिए मेरे घर में कोई तमाशा मत करो। दिव्या बहू, मैंने कह दिया ना, तेरे लिए भी अलमारी और बेड बनेगा। अब तू चल यहाँ से। उसके बाद सरिता दिव्या को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर कमला मुंह बना लेती है। तेरी की, इस बुढ़िया ने तो पूरा मजा ही खराब कर दिया। हट। फिर एक रात सरिता अपनी किसी सहेली के घर से लौट रही थी, तभी अचानक उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। आसपास कोई रिक्शा या टैक्सी भी दिखाई नहीं देती। सरिता फ़ोन करके अपने बड़े बेटे को वहाँ आने के लिए कहती है। तभी सरिता को ख्याल आता है कि पास में ही कमला का घर है। सरिता वक्त बिताने के लिए कमला के घर पहुँच जाती है, लेकिन सरिता जैसे ही दरवाजे पर पहुँचती है कि तभी उसे कमला के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। अरे कमला, तेरा दिमाग तो बहुत ही तेज है। तूने दोनों बहुओं को बेवकूफ़ बनाकर उनसे खूब माल लूटा है। अरे तू देखती जा, धीरे धीरे मैं और क्या क्या करती है। हे भगवान, इसे मैं एक भोली भाली नौकरानी समझ रही थी, लेकिन ये तो बहुत ही चालबाज निकली। उसके बाद सरिता चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब कमला सरिता के घर पहुँचती है तो सरिता के घर पर एक दूसरी नौकरानी काम कर रही थी। कमला, हमने तेरी जगह इसे रख लिया है। ये मेरे गांव की लड़की है, तेरी तरह बेईमान और धोखेबाज नहीं है। ये आप क्या कह रही हो मम्मी जी? अरे आखिर मैंने किया क्या है? कल रात को जब तू अपनी सहेली के साथ ठहाके मार मार कर अपनी बड़ाई कर रही थी ना, तब मैंने तेरी सारी बातें सुन ली थी। बस फिर क्या था। ये सुनते ही कमला की नज़र शर्म से झुक जाती है और वो बिना कुछ कहे वहाँ से उल्टे पांव लौट जाती है। कमला के जाने के बाद धीरे धीरे सरिता की दोनों बहू का स्वभाव सामान्य हो जाता है और वो दोनों फिर से पहले की तरह एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगती हैं। नौकरानी यानी कि काम वाली, यानी कि वो औरत जिसका इंतज़ार किसी भी महिला को पति से ज़्यादा होता है। लेकिन क्या है जी, आज भी कमला नहीं आई है। सारा काम बिखरा पड़ा है। पता होता कि नहीं आएगी तो सुबह ही कर लेती। अरे यार, तुम पहले मेरा खाना दे दो, फिर ये झाड़ू पोछा करना। अरे जब तक घर साफ नहीं होगा मैं नहा नहीं पाऊंगी, पूजा नहीं कर पाऊंगी, फिर रसोई में जाऊंगी ना। जानते तो खुद के घर के नियम जो तुम्हारी अम्मा बनाकर मरी है। फिर मेरी अम्मा पर आ गई। अरे जब पता है कि नियम है तो क्यों नहीं वक्त पर उठकर काम कर लेती? कमला के कारण। मुझे लगा था कि आ जाएगी वक्त पर, लेकिन अब तो लगता है कि वो आएगी नहीं आज। खैर, रिया किसी तरह घर का काम करती है। पति को ऑफिस और बच्चे को स्कूल भेजकर लेट ही रही होती है कि बहन का फ़ोन आ जाता है। अरे दीदी क्या कर रही हो? तुम्हारी तो ऐश है, घर में नौकरानी लगा रखी है। यहाँ मेरी सास तो बहुओं को ही नौकरानी बनाकर रखती है। नौकरानी तो है, लेकिन चल छोड़, ये बता कैसे फ़ोन किया? कुछ नहीं दीदी, वो क्या है ना, कल मैं और ये उसी तरफ आ रहे हैं तो नाश्ता आपके घर ही करेंगे। वैसे तो हम आज ही आने वाले थे, लेकिन अरे आज तो मेरी काम वाली ही नहीं आई, कमर दर्द कर रही है। कल इंतज़ार करूँगी, ठीक है? आना ज़रूर। अगले दिन काम वाली फिर नहीं आती। अरे यार, कमला आज भी नहीं आई। घर पर मेहमान आने वाले हैं, क्या करूं? रिया किसी तरह काम निपटाकर खड़ी होती है कि दरवाजे की घंटी बजती है। लगता है मेहमान आ गए। अच्छा हुआ काम खत्म होने के बाद ही आए। रिया जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो सामने खड़ी होती है काम वाली कमला।
रिया का पारा तो कमला को देखते ही हाई हो जाता है। क्या करने आई हो कमला? काम पर आई हूँ। वो क्या है ना, 2 दिन से थोड़ा घर पर काम चल रहा था। अरे तो बताना नहीं होता कि नहीं आओगी? अरे तो मैं कौन सा कलेक्टर हूँ जो नहीं आई तो टेंडर पर साइन नहीं होगा। काम वाली ही तो हूँ। एक दिन का काम तो दीदी आप भी कर सकती हो ना। रिया को कमला की बात पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसा है, एक दिन नहीं, अब तो मैं हर दिन कर लूंगी। तू जा और फिर कभी ना आना, और तेरे जो पैसे है ना वो भी ले जा। कोई बात नहीं, वैसे भी ना हमारे काम में बहुत स्काप है। एक घर छोड़ो तो 4 खड़े रहते हैं हायरिंग को, वो भी अच्छी हाइक पर। रिया कमला को काम से निकाल देती है। तभी आ जाती है रिया की बहन। क्या बात है दीदी, गुस्से में दिख रही हो? अरे वो काम वाली है ना कमला, निकाल दिया मैंने उसे। आए दिन बिना बताए छुट्टी लेती है। मैंने तो आज हिसाब ही कर दिया। अरे नौकरानी है, नौकरानी की तरह रहे। खैर, रिया अब घर के काम में लग जाती है। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना और न जाने क्या क्या। देखो कमला को तुम्हें ऐसे नहीं निकालना चाहिए था। अरे हो जाता है ना, कभी कभी छुट्टी लेनी ही पड़ सकती है। अरे रहने दीजिए आप, आए दिन छुट्टी, ये क्या बात होती है? पैसे देती थी मैं, और मुझे ही काम करना है तो उसे क्यों पैसे दूं? तभी कमला आ जाती है। दीदी वो बच्चा बीमार है, सारा पैसा उसी की दवाई में लग गया। प्लीज काम पर रख लो। हाँ हाँ कमला, कल से आ जाना। अरे क्यों? बोल कर तो गई थी बड़ी तड़ी से कि हमारे प्रोफेशन में स्कोप है। कहाँ गया स्कोप? वो क्या है ना दीदी, सबके यहाँ कोई ना कोई काम कर रही है। अब आपका घर पुराना है तो बच्चे की तबीयत खराब है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, बहाना बनाना छोड़ और कल से आ जाना। अब कमला रोज आती, कभी थोड़ी देर भी हो जाती तो तुरंत फ़ोन करके रिया को बता देती। नहीं अभी आ काम पर। देख कमला, एक बार निकाला था, सारी हेकड़ी निकल गई थी ना। समझ गई थी ना कि काम कहीं नहीं है मार्केट में। चल जल्दी से आ जा। कमला अब रिया के घर दुखी रहने लगी। क्या बात है कमला, पहले तो तेरे गाने से नींद खुलती थी, अब तो तेरी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। कमला रिया के पति को देखती है और हल्के से मुस्कुराकर कहती है, नहीं वो क्या है ना भैया, बेटे की तबीयत। तभी रिया आ जाती है। ओ फिर शुरू तेरा नाटक है? ये ले चाय पी ले और बिस्किट, और काम पर हाथ चला जल्दी जल्दी। रिया चली जाती है। कमला रिया के हाथ से चाय और बिस्किट तो ले लेती है, लेकिन न खाती है न पीती है, चुपचाप काम करके निकल जाती है। कमला के जाने के बाद उसका पति कहता है, अरे रिया, देखा तुमने कमला को, कैसी परेशान सी लग रही थी। अरे जाने दो ना, इन लोगों का तो लगा रहता है। अगले रोज़ रिया सोकर उठती है। काफ़ी देर के बाद भी कमला नहीं आती तो उसे फ़ोन करती है। ये कमला फ़ोन नहीं उठा रही, इसे दोबारा रख कर ना गलती ही कर दी है मैंने। अरे हो सकता है कुछ इमरजेंसी हो। अरे तुम ना रहने दो, घर का काम करना पड़े ना तो समझ में आए तुम्हें। रिया बड़बड़ाते हुए काम शुरू कर देती है। अगले रोज़ कमला आती है तो उसे देखकर रिया का पारा चढ़ जाता है। दीदी वो निकलो, उल्टे पैर निकलो यहाँ से। अरे सुन तो लो, वो क्या कह रही है। रहने दो, मुझे नहीं सुनना वो कुछ भी कहे, बस निकलो यहाँ से। कमला चली जाती है। रिया घर का सारा काम करती है। एक रोज़ रिया बर्तन धो रही थी कि अरे रिया देखो तो कौन आया है। रिया सामने आती है तो पति उसके बॉस और बॉस की बीवी के साथ खड़ा होता है। रिया जो कि घर का काम कर रही थी, बाल बिखरे, गंदी सी साड़ी और हाथ में साबुन। अरे ये क्या हालत बना रखी है रिया, मैंने कहा था ना शाम को मेहमान आएंगे, तैयार रहना। रिया ये आपकी बीवी है? मैंने तो सोचा कि नौकरानी है। छी, कैसी बदबू आ रही इनके पास से। हम इनके हाथ का बनाया खाना नहीं खा सकते। चलो जी। दोनों मियाँ बीवी जा रहे होते कि सामने से कमला आ जाती है। अरे मैडम ज़रा हटिएगा प्लीज़, वो क्या है ना, हमें बाहर जाना है। कमला मैडम और रिया काम वाली। बॉस और उसकी बीवी के जाने के बाद। क्या बात है कमला, क्यों बार बार उठकर आ रही है? हाँ क्या हो गया?
दीदी, वो बेटी की दवाई लानी है। जो 2 दिन काम किया था उसके पैसे चाहिए। और जो 2 दिन मैंने काम किया उसके पैसे? अरे बिना बताए गई थी तू। कैसे पैसे? कोई पैसे नहीं है यहाँ, जा यहाँ से। ऐसे ना बोलो दीदी, बच्ची की दवाई लानी है। हाँ तो मैं क्या करूँ? दीदी काम पर रख लो, अब बताकर छुट्टी करूँगी। आपको पता है मेरा पति शहर के बाहर नौकरी करता है, इसलिए फ़ोन नहीं है मेरे पास। तभी पति आ जाता है। वो कमला को पैसा देता है। कोई बात नहीं कमला, कल से आ जाना। लेकिन तभी रिया पैसे छीन लेती है और कमला को भगा देती है। ये क्या मजाक है? मेरी भी बात माना करो कभी। लेकिन रिया नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। कोई बात नहीं साहब, मेरी किस्मत में ठोकर खाना लिखा है तो कोई क्या ही कर सकता है। मेरे बच्ची की सच्ची में तबीयत खराब है। कमला चली जाती है। अगले रोज पति दोपहर में ऑफिस से घर आता है तो अरे क्या हो गया इतनी जल्दी? सब ठीक तो है ना? नहीं, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है और अब तो कह रहा है कि सैलरी भी नहीं देगा। न जाने कैसे घर चलेगा। अरे ये क्या बात होती है? क्यों निकाल दिया? क्या वजह दी? वो तुम्हारी बुआ की बेटी की शादी में गए थे ना, तो छुट्टी ली थी ना। हाँ तो कि शादी ब्याह में जाना छोड़ दे? अब कैसे समझाऊं बॉस को, मान ही नहीं रहा। अरे तो कैसे चलेगा घर? बच्चे की फीस, घर का राशन, अरे किराया भी तो देना है। अब तो लग रहा है कि गांव जाकर रहना पड़ेगा। हाँ ना ऐसी बातें ना करो, एक बार फिर से कोशिश करो ना। और तुम भी ना, क्या बोलूं, कैसे चलेगा घर? तुम्हें बॉस को समझाना चाहिए ना कि घर चल रहा है तुम्हारा, बच्चे पति सब तुम्हारे काम पर ही तो डिपेंडेंट है। अरे कोई नहीं समझता रिया, बात करके कोई फायदा नहीं है। न जाने किस बात की सजा भगवान दे रहा है। कमला को तुमने भी तो नहीं समझा ना। वो बार बार बोल रही थी उसका बेटा बीमार है, उसे उसकी दवाई के लिए पैसे चाहिए। रिया शायद मैं अब समझ सकती हूँ कि किसी के लिए उसका काम कितना ज़रूरी होता है। किसी इमरजेंसी में वो छुट्टी ले ले तो उसका मतलब उसे काम से निकालना नहीं। भगवान आपकी नौकरी वापस दिला दे तो मैं भी कमला को रख लूँगी। तभी पति का फोन आता है। लगता है तुम्हारी बात भगवान ने सुन ली। मुझे ऑफिस बुला रहे हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। पति बाहर जाता है जहाँ कमला खड़ी होती है। तो आ जाना कल से। साहब भगवान आपको बहुत तरक्की दे। शीना के 2 बेटे और एक बेटी थी रिन्नी। रिन्नी माँ पिता की खूब सेवा किया करती थी। पापा दवाई ले लिया करो ना टाइम से, मैं रोज रोज लाकर नहीं दूंगी आपको। क्यों नहीं देगी? भाई राजकुमार गया तो मेरी, जब तक मैं हूँ तू ही देगी मुझे दवाई। राजकुमारी को बोलो कि जाकर बिजली का बिल जमा कर दे, कभी भी लाइट कट जाएगी। मैं नहीं चाहूंगी माँ। माना जब भैया शहर रहते हैं तो मुझे भेजती हो, छुट्टियों में दोनों घर पर हैं। बोलो ना उन लोगों को, वो जाएंगे। वहाँ इतनी लंबी लाइन होती है कि मेरे हाथ पैर दर्द हो जाते हैं खड़े खड़े। हाँ सही बात है। बेटा मयंक जाकर बिजली का बिल भर दे, तेरी माँ से पैसे लेकर जाना। माँ मयंक को पैसे दे देती है, लेकिन उसके जाने के बाद भी बड़बड़ाती रहती है। अरे लड़का 4 दिन के लिए घर में छुट्टी के लिए आया है तो उसे आराम से जीने दो ना। अरे हर बार तो जाती है, भाइयों को देख लेगी तो पागल ही हो जाती है। चला बर्तन धोते, घर पर है तो। रिन्नी बेचारी करती क्या, लग जाती है बर्तन पर हाथ मारने। शीना का यही हाल रहता। वो सोचती रिन्नी से ही सारा काम करवा ले, लेकिन पिता का साथ उसके साथ हमेशा रहता। अच्छी सी पढ़ाई करके वो पिता के पास आती है। पापा मैं नौकरी करना चाहती हूँ। हाँ तो बता बेटा, किससे बोल दूं तेरी नौकरी के लिए? पापा किसी से नहीं, मैंने पेपर में कटिंग देखकर अप्लाई किया था तो वहाँ से कॉल आई है, मैं जाऊँ? अरे हाँ बेटी जरूर जा। अरे कहाँ जा कह रहे हो? लड़की जात को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। कल को भाग गई तो बैठे रह जाना हाथ में हाथ धरे। तभी मयंक का फोन शहर से आता है। माँ आपको एक बात बतानी थी, प्लीज गुस्सा मत होना। अरे ना मेरे बच्चे, बोल ना क्या हो गया? माँ मैंने शादी कर ली है भागकर, मैं घर आ रहा हूँ, प्लीज संभाल लेना। माँ फोन रखकर जोर जोर से रोने लगती है। इसलिए इन बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं कि कल को ये हम लोगों को बिना बताए भागकर शादी कर ले। कैसी बात कर रही हो माँ?
मैं तो सिर्फ शहर नौकरी करने के लिए बोल रही हूँ। तुम आगे का सोचकर नाटक करना शुरू ही कर देती हो। क्यों भागूंगी मैं, बोलो। अरे तेरा भाई मयंक भाग कर शादी कर लिया उसने, वो लड़की को लेकर आ रहा है। ए भगवान, मैं तो लुट गई। जिस पर भरोसा करना चाहिए उसे बांध रही हो। तुम्हारे बेटे ने नाक कटा दी भागकर। मैं तो अपनी बेटी को शहर भेज रहा हूँ, चाहे जो हो जाए। रिन्नी को उसके पिता शहर में सेटल कर देते हैं, जहाँ वो पीजी में रहकर नौकरी करती और वीकेंड में घर आ जाती। उसकी भाभी घर देखती और माता पिता की सेवा करती। रिन्नी को उसकी भाभी अच्छी लगती थी। अरे पता नहीं कैसी लड़की उठा लाया है मयंक। जब देखो तब मनहूस की तरह शक्ल बनाकर बैठी रहती है, ना हंसती है ना बोलती है। लगता है जैसे किसी ने गला दबा रखा है इसका। रिन्नी को समझ में नहीं आता कि उसकी भाभी परेशान क्यों रहती है। एक दिन वो भाभी के पास जाती है। क्या बात है भाभी, कैसी हैं आप? कुछ परेशान से लग रही हैं। रिन्नी, तूने अच्छा किया जो शादी नहीं की। मैंने तो प्यार में पड़कर सब खराब ही कर दिया। क्यों, क्या हो गया? माँ परेशान कर रही है क्या आपको भाभी? अरे नहीं, पर मेरी माँ, मेरे भागने के बाद तो उनको डिप्रेशन ही हो गया। न खा रही है न पी रही है। मोहल्ले वालों के डर से मैं वहाँ जा भी नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ मैं? भाभी की तरफ से रिन्नी उसके माता पिता के घर जाती है। रिन्नी भाभी की माँ से कहती है, नमस्ते, मैं आपकी बेटी स्वाति की ननद हूँ। अरे बेटी, उसे कह देना शादी करनी थी तो बता देती। ये मोहल्ले में नाक कटाने की क्या जरूरत थी? अभी तो हम लोगों को ये कह रहे हैं कि वो पढ़ाई के लिए गई है, लेकिन कब तक? तो एक काम करते हैं ना, आप लोग कुछ दिनों के लिए भाभी को घर में रख लीजिए। हम लोग बारात लेकर आएंगे और ब्याह कर ले जाएंगे। आप लोगों का मान भी रह जाएगा और घर में भाभी जो हमेशा उदास रहती है ना, वो भी खुश हो जाएंगी। सभी को रिन्नी का आइडिया अच्छा लगता है और फिर रिन्नी के भाई की शादी फिर से हो जाती है और सब ठीक हो जाता है। शादी के बाद शुक्रिया रिन्नी, भगवान सबको तुम्हारे जैसी ननद दे। मैं तो चिंता से मर ही जाती, लेकिन तुमने सब संभाल लिया। रिन्नी को ऑफिस में लड़का पसंद आ जाता है। दोनों के बीच बातचीत होती है और फिर एक दिन, तुम अपने घर का एड्रेस दे दो। मम्मी पापा को मेरे बारे में तो बताया ही होगा ना। मैं अपने पेरेंट्स को बोल देता हूँ, वो चले जाएंगे तुम लोगों के घर। यार, मैंने मम्मी से बात तो नहीं की। सोच ही रही थी कि पापा से बात करूं, क्योंकि माँ का तो तुम्हें नेचर बताया था ना मैंने। अरे जिससे मर्जी बात करनी है करो, मुझे तो बस ये बता दो कि बारात लेकर कब आना है। रिन्नी को लगता है कि इस वक्त उसकी भाभी उसकी मदद जरूर करेगी। वो भाभी को फोन पर सारी बात बता देती है। रिन्नी, तुमको तो माँ का व्यवहार पता ही है ना। मैं कोशिश करती हूँ माँ के दिल की बात जानने की। फोन रखकर रिन्नी की भाभी अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, एक बात बताइए, आप तो सच में काफी खुले विचारों की हैं। देखिए ना, मेरे जैसी भागकर शादी करने वाली लड़की को भी आपने कितने प्यार से अपना लिया है, वरना तो लोग घर में घुसने भी ना दे। अरे नहीं नहीं, मेरा बेटा कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। रिन्नी को कोई लड़का पसंद आ गया तो आप उनकी भी शादी करवा दोगी ना? अरे कभी नहीं। मेरे घर की बेटी और लव मैरिज, मर जाऊंगी लेकिन हाँ नहीं बोलूंगी। फिर तो आपको अब रिन्नी दीदी की शादी के बारे में सोच लेना चाहिए, क्योंकि क्या पता वहाँ कोई लड़का वड़का पसंद आ गया तो लेने के देने ना पड़ जाए। वैसे दिल्ली में जहाँ रिन्नी दीदी काम करती है ना, उसी शहर में मेरी मौसी रहती है। उनकी जान पहचान का एक लड़का है, दिखने में बहुत सुंदर है और कमाता भी अच्छा है। मैं उन लोगों को रिन्नी दीदी की फोटो भेज दूं, आप बोलो तो? बोल तो तू सही रही है बहू। एक काम कर, भेज दे उन लोगों को फोटो। माँ जी, ये देखिए लड़के की फोटो, कैसा दिखता है? रिन्नी दीदी को भी भेज दो ना। अरे नहीं, वो क्या करेगी देखकर, तू बात कर ले। वैसे लड़का तो स्मार्ट है। बस फिर क्या था, भाभी उसी लड़के के घर वालों को रिन्नी के रिश्ते की बात करने बुला लेती है, जिसे वो प्यार करती थी। मेरी बेटी शहर में रहती है, लेकिन मजाल है कि मेरी इजाजत के बिना शादी कर ले। कोई प्यार व्यार के चक्कर में भी नहीं है वो। हमें तो आपका लड़का पसंद है और हम शादी के लिए तैयार भी हैं। लेकिन एक बार जरा लड़के से भी तो पूछ लीजिए कि वो शादी तो करेगी ना इससे। हमें पसंद तो उसे पसंद, फिर भी आप जिद कर रही है तो खुद देखिए। रिन्नी, अरे बेटा जरा बाहर आना। रिन्नी सामने राकेश को देखकर खुश हो जाती है। रिन्नी, ये लड़का है और इससे तेरी शादी होने वाली है, तू राजी है ना? रिन्नी झूठ फूट का परेशान होने का नाटक करती है।
शादी पर मॉम, मैं तो अभी नौकरी कर रही हूँ। हाँ, तो ये भी उसी शहर का है जहाँ तेरी नौकरी है। और कोई सवाल? आपने जो देखा है मेरे लिए सही है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये बोलकर रिनी भाभी की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। देखा बहन जी, संस्कार बोल रहे हैं हमारी लड़की के। जिससे बोला उसी के लिए। हाँ अच्छा, तो ठीक रहा सब।